मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्क नाम के एक आदमी को सुबह सोकर उठता हुआ देखते हैं। वो फ्रेश होने के बाद तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसका डोर बाहर से लॉक हो रखा था। उसके बाद वो अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसके फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। जिसके बाद वो दोबारा डोर ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि डोर को एक सीलेंट की मदद से इंटेंशनली बाहर से किसी ने सील कर दिया था। इसके बाद वो विंडो की ओर भागता है और उसे खोलने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली विंडोज भी पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, और तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में भी लोग विंडोज पर खड़ा होकर हेल्प मांग रहे होते हैं। तभी वो कुछ लोगों को ऑरेंज कलर का एक खास किट पहने उस एरिया में घूमता हुआ दिखता है, लेकिन मार्क की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद वो हैमर से डोर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा करते हुए अपने ही हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर लेता है। तभी सर्गी नाम का एक लड़का अपने छोटे भाई निको के साथ साइड वाली दीवार को तोड़कर उसके रूम में एंटर करता है। आते ही वो सबसे पहले विंडो ओपन करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं खुलती तो वो समझ जाता है कि मार्क भी उन्हीं की तरह सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है। थोड़ी देर बाद सैली और एडन नाम का एक कपल उसी टूटी हुई दीवार से मार्क के रूम में आता है, जहां से सर्गी और उसका भाई निको आए थे। जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स को लॉक कर दिया गया है, बट ये लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर ये सब उनके साथ कौन और क्यों कर रहा है। तभी एडन, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ये सब देखकर डर चुका था और कहता है कि हमारे साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है। वो हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तभी उस रूम में लगे सिक्योरिटी सिस्टम में एक वॉइस मेल आता है, जिसमें सभी लोगों से तब तक शांत रहने की अपील की गई थी जब तक गवर्नमेंट इस सिचुएशन को अपने काबू में नहीं कर लेती। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद सैली, जो कि एक नर्स थी, वो मार्क के हाथ में लगी चोट पर स्टिचेस लगाने लगती है कि तभी अचानक मार्क को अपनी ओल्ड नेबर एनिट, जो कि उसी के बगल वाले अपार्टमेंट में अकेली रहती है, उसकी चिंता होने लगती है। वो बिना टाइम गवाए सर्गी की हेल्प से दीवार तोड़कर एनिट के रूम में पहुंचता है, जो कि वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, बट लकीली वो अभी जिंदा थी। उसके बाद हम उन सभी लोगों को विंडो पर खड़ा देखते हैं, जो कि ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उन्हें कुछ ऑरेंज किट पहने लोग दिखते हैं, जो कि पास ही में एक टेम्पररी मेडिकल कैंप इंस्टॉल कर रहे थे। तभी उन्हें एक और वॉइस मेल आता है, जिसमें उन्हें घर के अंदर रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि बाहर हवा में किसी तरह की जहरीली गैस लीक हो चुकी थी, जो कि धीरे धीरे लोगों की जान ले रही थी। एडन को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट लोगों से कुछ छुपा रही है और इसी वजह से लोगों को घरों में कैद करके रखा गया है। तभी मार्क देखता है कि वही ऑरेंज किट पहने लोग एक आदमी को मेडिकल कैंप की ओर लेके जा रहे होते हैं। अचानक वो आदमी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी बिल्डिंग पर बैठे एक स्नाइपर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है, जिससे वो सभी लोग और डर जाते हैं। अब मेडिकल टीम अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद लोगों को एक एक करके जबरदस्ती मेडिकल कैंप की ओर ले जाना शुरू करती है। ये देखने के बाद मार्क के रूम में बैठे सभी लोग रियलाइज करते हैं कि मेडिकल टीम जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी और इन्हें भी बाकियों की तरह वहाँ मौजूद कैंप में डाल दिया जाएगा। इससे लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि वहां जाने के बाद इनके साथ क्या किया जाएगा। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग किसी तरह डोर ओपन करके यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। तभी माँ को याद आता है कि उसके पास एक खास तरह का केमिकल है जिससे डोर को ओपन किया जा सकता है। जिसके बाद माँ केमिकल को उस जगह डालता है जहाँ सीलेंट लगा हुआ था और फाइनली उसका ये आइडिया काम करता है। सभी लोग मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का देने लगते हैं और दरवाजा खुल जाता है। बाहर निकलने के बाद ये लोग वहाँ मौजूद स्नाइपर से बचकर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी एनिट रियलाइज करती है कि सर्गी का छोटा भाई निको वहां से गायब हो चुका था। जिसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लग जाती हैं। तभी हम निको को वहां मौजूद एक एयर वेंट के अंदर देखते हैं। दरअसल निको काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो डर के मारे वहां छुप गया होता है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। वहां बैठे बैठे निको देखता है कि मेडिकल टीम के 2 मेंबर एक औरत के रूम में आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो औरत बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फाइनली मार्क निको को ढूंढ लेता है और उसे ऊपर खींचने के लिए एक रस्सी फेंकता है। इससे पहले कि वो उस रस्सी को पकड़ पाता, उससे पहले ही मेडिकल टीम उसे नोटिस करके बाहर खींच लेती है। अपने भाई को खतरे में देखकर सर्गी एक बेसबॉल का बैट उठाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे फ्लोर की ओर भागता है। मार्क भी उसके पीछे जाता है और वहां पहुंचकर सर्गी उनमें से एक को बैट से दे मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सर्गी दूसरे स्टाफ मेंबर को, जो कि एक लड़की थी, उसे जबरदस्ती अपने रूम में लेकर आता है। उसकी तलाशी करने पर उसके पास 2 स्मोक ग्रेनेड मिलते हैं,
जिससे उनका शक और पुख्ता हो जाता है कि लोगों के साथ जरूर कुछ गलत किया जा रहा है। जिसके बाद सर्गी उसे विंडो के पास ले जाकर बाकी के स्टाफ को सीधा सीधा मैसेज देता है कि तुम्हारा एक साथी हमारे पास है और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उसका एक हाथ बांध दिया जाता है ताकि वो वहाँ से भाग न पाए। इसके बाद मार्क उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो लड़की जिसका नाम हेजल था वो बताती है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ भेजा गया है। दरअसल इस एरिया में किसी तरह का खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो जा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इसकी वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाई है और जो वैक्सीन हम लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी तक टेस्टिंग फेज में है। इसे लगाने के बाद लोग बच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्क पूछता है कि अगर ये बात है तो हमें इसके बारे में किसी न्यूज में क्यों नहीं बताया गया, क्यों हम किसी को कॉल तक नहीं कर पा रहे, सरकार ने पूरा सिस्टम क्यों बंद करके रखा है। हेजल बताती है कि सरकार वायरस के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो लोग पैनिक होकर सड़कों पर उतर जाएंगे जिससे ये वायरस और तेजी से फैलेगा। इसलिए सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं उन्हें हम अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि उनका हर मुमकिन तरीके से इलाज किया जा सके। उसकी ये बातें सुनकर मार्क को उस पर थोड़ा यकीन हो जाता है, लेकिन सर्गी दोबारा गुस्से में आकर चाकू से उसका सेफ्टी किट काटने लगता है जिससे हेजल घबरा कर अपनी जेब में से एक इंजेक्शन निकालती है। इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाती सर्गी उससे वो इंजेक्शन छीन कर अपने पास रख लेता है। वहाँ मार्क को छोड़कर बाकी किसी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता। उन्हें उसकी सारी बातें झूठ लग रही थी। रात को जब सभी लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं तो इसी चीज का फायदा उठाकर हेजल अपना हाथ खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से भाग पाती उससे पहले ही सर्गी उसे पकड़कर खूब मारता है। उसे इस तरह मारता देख उसका छोटा भाई निको उसे रोकने की कोशिश करता है, बट हीट ऑफ द मोमेंट में वो उसे भी थप्पड़ जड़ देता है जिससे निको रोने लगता है। तभी वो लोग विंडो की ओर भागकर देखते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उन्हीं की बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। तभी उनकी नजर उस मेडिकल कैंप की ओर पड़ती है जहां उन्हें मेडिकल स्टाफ की लाशें पड़ी मिलती हैं, जिसका मतलब कि लोगों की भीड़ नीचे काम करे मेडिकल स्टाफ को मार के अब हेजल को मारने के लिए ऊपर आ रही थी। हेजल डर चुकी थी और वो उनसे कहती है कि इस भीड़ को किसी भी कीमत पर अंदर आने से रोकना होगा क्योंकि ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं और अगर ये लोग अंदर आ गए तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेन डोर को अच्छे से लॉक कर दिया जाता है ताकि भीड़ अंदर ना आ सके। इतने में लोग ऊपर आ चुके थे और वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जिसके बाद सैली भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से कोई उस पे कांच की टूटी हुई बोतल दे मारता है जो उसके गले में जा लगती है। तभी सर्गी बाहर खड़े लोगों पर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और सैली को जल्दी से पास ही में दूसरे रूम की ओर ले जाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली सैली की मौत हो जाती है जिससे वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में ये लोग सैली की बॉडी को रैप कर रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि सैली का पति एडन उनके साथ नहीं था। तभी हम एडन को देखते हैं जो कि हेजल का सेफ्टी किट पहनकर वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो वहां लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी स्नाइपर ऊपर से गन फायर करता है जिससे लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्नाइपर एडन को पहचान लेता है कि वो कोई स्टाफ मेंबर नहीं है बल्कि उसने ये किट यहाँ से बचकर भागने के लिए पहनी हुई है, जिसके बाद उसे शूट कर दिया जाता है और एडन मारा जाता है। दूसरी ओर सर्गी देखता है कि लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं और वो कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। मार्क हेजल के हाथ खोलने लगता है लेकिन सर्गी उसे ऐसा करने से मना करता है। जब मार्क उसकी बात नहीं मानता तो बैट उठाकर उसके सर पे दे मारता है। हेजल अब बेहोश पड़ी मार्क के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है और हाथ बंधे होने की वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद मार्क को जब होश आता है तो उसके पास कोई नहीं होता, जिसका मतलब कि हेजल भी वहां से जा चुकी थी। मार्क विंडो से देखता है कि ऑरेंज किट पहने दो लोग उस एरिया में पॉइजनस गैस रिलीज कर रहे होते हैं और ये देखकर मार्क जल्दी से वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना ग्रुप दिख जाता है, लेकिन सर्गी को देखते ही वो उस पर अटैक करके उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन एनेड उसे किसी तरह शांत कर देती है और वो सर्गी को छोड़ देता है। अब धीरे धीरे गैस इनके अपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी जिससे इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग की छत की ओर भागते हैं। ऊपर जाते हुए रास्ते में मार्क को हेजल की डेड बॉडी मिलती है और ये देखकर मार्क काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसका मतलब कि मार्क जब बेहोश पड़ा था तो हेजल जिसे सर्गी ने बांध कर रखा था वो उस भीड़ के हाथ लग गई थी। खैर चलते चलते सर्गी थोड़ा पीछे रह जाता है और वो भीड़ अचानक से उसे भी पकड़ लेती है। सर्गी मार्क से हेल्प मांगता है लेकिन मार्क अब कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद मार्क निको और एनिड के साथ छत पर पहुंच के ऊपर का डोर लॉक कर देता है ताकि भीड़ ऊपर ना आ सके। काफी टाइम के बाद फाइनली उन्हें ऊपर पहुंचकर थोड़ा आराम मिलता है और वो
तीनों रात को वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह मार्क को जब होश आता है तो वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जब वो एनिड को उठाने जाता है तो वो होश में नहीं आती, जिसका मतलब कि एनिड अब इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके बाद मार्क निको को अपनी पीठ पर उठाकर बिल्डिंग से नीचे लेकर आता है, जहाँ रास्ते में उन्हें कई सारी लाशें दिखती हैं। नीचे पहुंचकर वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ तक कि वो मेडिकल कैंप भी अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही थी और वार्निंग दी जाती है कि मेडिकल स्टाफ के अलावा अगर कोई और बाहर दिख गया तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर मार्क एक सेफ्टी किट पहन लेता है और निको को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद एक आदमी अचानक से मार्क पर एक कांच के टुकड़े से हमला कर देता है, जिससे मार्क को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। दरअसल उस आदमी को लगा कि मार्क उसी मेडिकल टीम का मेंबर है जिन्होंने रात को पॉइजनस गैस रिलीज की थी, जिससे उस आदमी की वाइफ की डेथ हो गई। जब उस आदमी को पता चला कि दरअसल मार्क भी उसी की तरह विक्टिम है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। निको मार्क को लेकर एक स्विंग पर बैठा देता है क्योंकि वो अब चलने की हालत में नहीं होता, जिसके बाद वो उसे अपना फोन देकर वहां से जाने के लिए कहता है। निको उसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन मार्क के फोर्स करने पर वो वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मार्क भी उसी स्विंग पर बैठे बैठे अपना दम तोड़ देता है। अगले सीन में हम निको को एक मेडिकल कैंप में देखते हैं, जहां उसी के जैसे कई और बच्चे भी मौजूद थे। जिसके बाद ऑरेंज किट पहने एक आदमी उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें बचा लिया गया है और अब तुम बिल्कुल सेफ हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।